Assalamualaikum everybody. Welcome to Geo Pakistan with Huma and Abdullah. How are you guys doing? अच्छा, एक बात मैंने करनी है और जो मैंने एक बात करनी थी वो हम आपको पता है बात 2 दिनों से तो एटलीस्ट करना चाह रहे हैं। कल बस नहीं कर पाए थे क्योंकि कल और भी बहुत सी अहम बातें थी करने के लिए, और इस बात को करने के लिए हमें वक्त भी चाहिए था। टू बी ऑनेस्ट, हम अपने इर्द गिर्द सूरत हाल देखें तो गुज़श्ता 1-1.5 हफ्ते में 2 खुदकुशियाँ हमने देख ली हैं इसी शहर में जिसका नाम कराची है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से लोग रोज़गार के लिए आते हैं, कमाने के लिए आते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि एक आम आदमी की ज़िंदगी कितनी मुश्किल में है। पढ़े लिखे नौजवान जो इससे पहले नौकरियां भी कर चुका है, वो कितना बेबस हो जाएगा, या वो कितनी अजियत में होगा, या वो जहनी तौर पर कितना कुंद हो चुका होगा कि वो अपनी ही जान लेने पर मजबूर हो जाए। जब उसे तमाम रास्ते अपने इर्द गिर्द बंद नज़र आएंगे तो वो अपनी जान ले लेगा। इससे हमें ये इदराक भी होता है कि हालात वाकई बहुत ख़राब है और हमें भी बहैसियत इंडिविजुअल भी अपने इर्द गिर्द ज़रा नज़र करने की ज़रूरत है। और जिस केस की आप बात कर रहे हैं जो रिसेंटली आपको पता है, अगर आपने सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड देखा हो पिछले कुछ दिनों में, लकी मॉल एक ट्रेंड था, तो वो एक्चुअली वहीं के केस की अब्दुल्ला भी जिक्र कर रहे हैं। मैं ये भी कहूंगी कि और इससे पहले कराची का एक नौजवान 1.5 हफ्ते पहले 3 बच्चे उसने अपने घर में फंदा लगा के अपनी जान ले। अच्छा, और ये नौजवान इज द राइट वर्ड बिकॉज दीज आर वेरी यंग पीपल जो ये कर रहे हैं, जो इतनी होपलेस सिचुएशन उनको नजर आ रही है, वो इतनी होपलेसनेस में है, जो कि हर एवेन्यू से ऑब्वियसली महंगाई का आप देख लें क्या है, घर चलाने हैं, बच्चे भी हैं, पूरी एक फैमिली है जिसके नीचे वो दब चुके हैं। दे डोंट रियली सी एनी होप इन एग्जिस्टिंग इन लिविंग एनी मोर। और ये एक लास्ट रिजॉर्ट होता है जिसमें हमने बिल्कुल 1-2 केसेस अभी रिसेंटली देख लिए हैं। इट्स मैं क्या कहूँ, स्केरी सिचुएशन है। और एक ऐसा मुल्क, एक ऐसा शहर जो दुनिया में चैरिटी करने में शायद टॉप 3 में होगा, कराची की हम ये गारंटी दे सकते हैं। मतलब यहाँ पर आप रमज़ान देख लें, अदरवाइज देख लें, लोग दिल खोल कर अतिया करते हैं। हमारे शहर में ये होना तो बहैसियत कराची में रहने वाले हमारे लिए बड़ी बाइस से शर्मिंदगी होनी चाहिए कि हम अपने इर्द गिर्द लोगों से इतने बेहिस कैसे हो गए। हम छोड़ दें इस वक्त, क्या हुकूमत की जिम्मेदारी है, क्या हम सब पे तूफान टूटा हुआ है महंगाई का, अमीर हो गरीब हो सभी पिस रहे हैं। लेकिन बहैसियत इंडिविजुअल, बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। अगर हमें लग रहा है कि कोई मुश्किल में है तो प्लीज़ उसे पूछें। मतलब ये कहने के लिए तो अब्दुल्ला आपने बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा होना चाहिए इज ऑल्सो ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट एन आइडियल सिचुएशन। आप अगर कुछ बेहतर लेकिन मैं आप चैरिटी की बात कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी ले आप वैसे भी इस शहर की खासतौर पे आपने जिक्र किया है, एक चैरिटी की बात कर रहे हैं। और इस नहज पे जो कि हम 2 केस इन पॉइंट आपको बता रहे हैं, उस तक पहुंचना नहीं चाहिए, यही आप कह रहे हैं। लेकिन आप सोचें कि वो होपलेसनेस की लेवल क्या होगी कि दे रियली डोंट सी एनीथिंग आगे, बस यही है। नॉट रियली ऑल्सो कंसिडरिंग कि जब आप चले जाएंगे खुदकुशी के बाद, व्हेन यू आर गॉन, तो वो ट्रॉमा जो ऑलरेडी इतनी मुश्किल आपकी पीछे फैमिली है जिसकी वजह से आप ये कर रहे हैं, तो उन पे और मजीद क्या गुजरेगी। ये बहुत से फैक्टर्स नीड टू बी सीन और लोगों को इन दिस डे एंड एज बहुत स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत भी है। मैं तो यही कहूँगी, हर शख्स ही ऑलमोस्ट डिप्रेशन का शिकार है। मतलब बिजली का बिल देता है तो ये सोचता है कि दूध वाले का महीने का बिल कैसे पूरा करेगा, दूध वाले का बिल पूरा करता है तो फिर बच्चों की डिप्रेशन इसलिए भी हो जाती है बिकॉज इट्स अ वेरी डे टू डे लिविंग। आप एब्सोल्युटली प्लान नहीं कर सकते अगला दिन या अगला हफ्ता या अगला महीना, यू कैन नॉट प्लान। तो फिर ये सोच लेते हैं कि बच्चों के यूनिफॉर्म जो सर्दियों के आते हैं उसमें अगर किसी को जरूरत है तो वो कैसे खरीदा जाएगा। These are real issues we are talking so about. This is something that we were talking about as a team just before we got in, और we thought that we should mention it to you. और अगर आप भी इसमें कुछ एडिशन करना चाहते हैं, कोई बात, कोई ऐसा पॉइंट जो that you know that is happening and we might have missed it, please write into us. अब किसी भी पाकिस्तानी के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है, म्यूज़िक की दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड ग्रैमी अवार्ड्स के लिए किसी भी पाकिस्तानी की ये पहली नॉमिनेशन, और एक्चुअली 2 नॉमिनेशंस हैं, नॉट जस्ट 1, देयर आर 2 नॉमिनेशंस फॉर अरूज आफ्ताब। तो हमने सोचा आपसे ज़रूर मिलाएंगे बिकॉज ऑल्दो अ लॉट ऑफ पीपल नो हर इन पाकिस्तान बट अ लॉट डोंट नो हर आइदर। तो हमने कहा वो इंट्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंशाल्लाह ये ग्रैमी जीत जाएंगी। अच्छा जी, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, और हमारी टॉप स्टोरी है सिंध के हवाले से। सिंध में आपको बताएं बल्दियाती इंतखाबात से पहले बल्दियाती तरमीमी बिल ने कई सवाल जो हैं वो खड़े कर दिए हैं। सूबाई असेंबली में अपोजिशन जमातों की शदीद मुखालफत के बावजूद सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2021 मंजूर किया जा चुका है, जिसके तहत तालीम और सेहत का शोबा
बल्दियाती इदारों से वापस ले लिया गया है। बल्दियाती निज़ाम में नई कानूनी तब्दीलियों पर अपोजिशन जमातें सिंध हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बना रही हैं। तरमीमी बिल को अपोजिशन ने आइन से मुतसादम और सिंध के बल्दियाती निज़ाम पर डाका डालने की कोशिश करार दे दिया है। सुनिए। पीपल्स पार्टी का ये 2 नंबर काला कानून जो ये लेकर आए हैं, जो कि इनफैक्ट सिर्फ हम नहीं, इस वक्त सूबे सिंध की जितनी सियासी जमातें वो एहतजाज कर रही हैं। ये तमाम सियासी जमातों की ये डिमांड है कि इनके इस 2 नंबर काले कानून को मुस्तरद करते हुए इनको वापस भेज दें। इस बिल को हम यकसर अवाम दुश्मन समझते हैं। 2013 में भी बचे कुछ इख्तियारात थे, वो भी वापस ले लिए। ये जो अभी तरमीमी ऑर्डिनेंस बल्दियात का आया है, ये बिल्कुल सिंध के शहरी अवाम के खिलाफ है। कराची के लिए तो इन्होंने बिल्कुल ही सारे इख्तियारात अपने हाथ में ले लिए हैं। बिल के खिलाफ एमटीएम ने सड़कों पर आने का ऐलान किया है और 11 दिसंबर को एपीसी भी बुला ली है। जमात इस्लामी ने सिंध बल्दियाती तरमीमी बिल पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को कानूनी नोटिस भेज दिया है और पीएसपी भी बिल की मुखालिफ सिंध हाई कोर्ट पहुँच गई है। उधर अपोजिशन की शदीद मुखालफत के बाद सिंध हुकूमत ने बैठ कर बात करने का इशारा दे दिया है। हमने उस दिन भी कहा जब ये कानून हमने पास किया था असम्बली से कि हम इनकी तरामीम को कंसिडर करना चाहते थे। जो इन्होंने तजावीज दी थी उस पर हम बात करना चाहते थे। चलो एतराज है, बात हो सकती है, खत्म कर देंगे, क्या इशू है इसके अंदर। बातचीत की पेशकश यकीनन खुश आइंद है, लेकिन जमहूरी रवायत तो यही है कि अपोजिशन जमातों को पहले ही एतमाद में ले लिया जाता। बल्दियाती इंतखाबात पहले ही ताखीर का शिकार हैं। अब सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है कि सबकी बात सुने और सबको साथ लेकर ही आगे बढ़ा जाए। अच्छा, इस पे ज़रा मौक़िफ़ लेते हैं हम। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तो लेंगे ही जो हुक्मरान जमात है, लेकिन उससे पहले अपोजिशन जिसको बहुत एतराज़ है उससे भी बात हो जाए। खुर्रम शेर ज़मान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे ज्वाइन कर रहे हैं सिंध से। खुर्रम साहब, अब सिंध हुकूमत बल्दियाती निज़ाम लेके आई है, नया कानून ला रही है, उस पर बुनियादी एतराज़ अगर आप अपने देखने वालों को, अपने सपोर्टर्स के लिए समझा सकें, व्हाट इज़ 1 थिंग और 2 थिंग्स और 3 थिंग्स दैट यू डोंट लाइक अबाउट इट? सबसे पहले तो देखें, जो इनका मेयर आएगा जो इन्होंने लिखा है वो जो है इलेक्ट नहीं होगा, उसको कौम नहीं जानती है। कराची के लोगों को, सिंध के लोगों को नहीं पता होगा कि उनके शहरों में कौन सा मेयर आ रहा है। ये बहुत बड़ा मसला है। उससे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि इन्होंने सीक्रेट बैलेट कर दिया। सीक्रेट बैलेट का मकसद क्या है? सेनेट के टाइम में आपको याद हो कि हमने कितना शोर मचाया था कि शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए। इन्होंने सीक्रेट बैलेट जान के लेकर आए हैं ताकि पैसा खर्च किया जाएगा, माल लगाया जाएगा, लोगों के ज़मीरों को ख़रीदा जाएगा। ये इलेक्शन तो आप देखेंगे पूरा ये रिग्ड इलेक्शन होगा। उसके साथ साथ देखें कि जब बल्दियाती निज़ाम आता है तो बल्दियाती निज़ाम में जो पिछले मेयर थे उन्होंने 4 साल इसी बातों में वक्त गुजार दिए कि मेरे पास ना तो वसाइल है, ना तो मेरे पास इख्तियारात हैं। ना मेयर के पास तालीम का निज़ाम होगा, ना मेयर के पास हेल्थ का निज़ाम होगा, ना मेयर के पास जो है ट्रांसपोर्ट का निज़ाम होगा, ना मेयर के पास यहाँ पे जो है लोकल पुलिसिंग का निज़ाम होगा, ना मेयर के पास जो है छोटे मोटे इशूज़ हैं जिनको हल करना है, जो आवाम की ज़िंदगियों से, डेली के मसाइल से जो है रिलेटेड, वो उसके पास नहीं होगा। ये मेयर जो होगा वो फाइनेंशियली जो है एम्पावर्ड नहीं होगा। ये मेयर जो होगा वो पॉलिटिकली जो है एम्पावर्ड नहीं होगा। मुझे बताएंगे उसके पास वसाइल कहाँ से आएंगे, उसके पास पैसा कैसे आएगा अपने निज़ाम को चलाने के लिए। ना हमें ये पता है कि जब ये निज़ाम ख़त्म होगा, बिल में ये भी नहीं लिखा कि जो दूसरे इलेक्शंस होंगे वो कब होंगे। बेसिकली पूरा फ्रॉड इनका बिल है ये। अच्छा खुर्रम साहब, आपने बता तो दिया, लेकिन ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं आप लोगों के, वो पीपल्स पार्टी तक पहले क्यों नहीं पहुँचाए गए? तो ये तो हर कोई ये सवाल करेगा। कानून आने के बाद हंगामा होने का मतलब तो यही है कि इंतखाबात मज़ीद ताख़ीर का शिकार हो, तो ये बातें पहले नहीं हो सकती थी। होता यह है कि जब बिल पेश किया जाता है, बिल के अंदर जब अमेंडमेंट्स आती हैं, बिल जब फ्लोर पे लेकर आया जाता है तो लिखा हुआ होता है कि बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इंट्रोडक्शन का मतलब ये हो गया कि आपने बिल आप लेकर आएँ, उसके बाद आप कोई कमेटी बनाएंगे, कमेटी की तरफ फॉरवर्ड हो जाएगा। वहाँ पे जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं और जो गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं वो साथ बैठेंगे, उसके बाद बहस करेंगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या सिर्फ 1 दिन रख लें कि उसके ऊपर 1 दिन में भी बहस की जा सकती है और उसके बाद अमेंडमेंट्स लेकर आई जा सकती हैं। ये तो उजलत के अंदर इन्होंने जमहूरियत का कत्ल किया है। 1 दिन में बिल लेकर आए, उसी दिन इन्होंने बिल पास कर दिया है। हमें तो इन्होंने बिल पढ़ने का मौका नहीं दिया है। बिल अगर कम से कम 1 दिन पहले दे देते तो हम 1 दिन पहले पढ़ लेते। हमारी टेबल पे बिल आया है और वहाँ से जो है जो इनके लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर हैं वो खड़े हो गए बिल को पढ़ने के लिए। तो दुनिया के अंदर आपको
इस तरह की मिसालें कहीं नहीं मिलेंगी जो सूबे सिंध के अंदर आपको मिलेंगी। बेशक बिल बहुत सारे लेकर आते हैं, लेकिन मुझे बताएं कि कितने बिल्स के ऊपर जो है अमल किया जाता है, कितना जो है अपोजिशन को साथ लेकर चला जाता है। अच्छा ये बताइए, वैसे तो ऐसा लग रहा है कि जो वफाक में सूरत हाल है, जिस तरह आप लोगों ने बिल एकदम से एक ही दिन में तमाम पास करा लिए, जिसमें इलेक्शन तरामीम के बिल भी शामिल थे और अपोजिशन अब सर्टनली उस पर अदालत जा रही है, यहाँ भी सिंध में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, आप लोग अदालत जा रहे हैं। ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि वो एक क्रैश कोर्स था जिसको देखते हुए मतलब इट्स इजी टू रेप्लिकेट दैट। अच्छा, अब आप लोग भी अदालत जा रहे हैं, ये कानून ना बदला तो वैसे क्या ऑप्शंस हैं? आपने गौर किया है असेंबली में सर्टनली नंबर्स है नहीं, इसके अलावा क्या रास्ता बचा है? हमारे पास तो रास्ते मौजूद हैं ना। हमने तो ये फैसला किया है कि हम कराची की तमाम एसोसिएशंस के पास जाएंगे, ट्रेडर्स के पास जाएंगे, हम NGOs के पास जाएंगे, हम हर सियासी जमात के दरवाजे को जाके खटखटाएंगे, हम अदालतों में जाएंगे, हम आवाम को सड़कों के ऊपर लेकर आएंगे। तो अगर फिर भी इनकी ज़िद है, ये करना चाहती हैं तो करें, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन्होंने चाहे जो करना है, कराची के लोगों ने ख़ास तौर पर इनका साथ नहीं देना है। खुर्रमशेर जमान साहब कह रहे थे कि बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, कह रहे थे आवाम को सड़कों पर लेके आएंगे। अब ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आवाम इतनी आसानी से सड़कों पर नहीं आती जब तक लिटरली उनके अपने दिल की बात ना हो और जो एक कलेक्टिवली एक कोई इशू उनको ना तंग कर रहा हो, तो आवाम इज़ नॉट रियली दैट इंटरेस्टेड एनीवे। लोग अपने माशी हालात से इतना तंग हैं और इतना उलझे हुए हैं उसमें कि वो कहते हैं यहाँ तो कुछ नहीं होने वाला, इसलिए अपने अपने मसाइल तो हल करें। एक दिन भी अगर सड़कों पे आए और वो दिहाड़ी छूट गई तो कल बच्चों को क्या खिलाएंगे? Exactly, और ये भी एक बहुत बड़ी वजह। और ये बड़ा रेकलेस होता है, ये भी कह देना, बड़ा एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना कि जी आवाम को हम सड़कों पे ले आएंगे। मतलब यू हैव टू रियली थिंक फ्रॉम द आवाम्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल कि वो अगर आए भी सड़कों पे तो क्यों आएंगे आपकी बात के लिए? दे उनके अपने इशूज़ हैं, उस पर बात हो तो ठीक है, अदरवाइज नॉट रियली। गनी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। गनी साहब भाई क्या कर रहे हैं? बड़े एतराज़ हैं इस पे, ऑपोजिशन को सभी यक जुबान हैं। अब सिंध हुकूमत बल्दियाती निज़ाम को जिस शक्ल में लाना चाह रही है, इस पे लोगों को रिजर्वेशंस हैं। निचली सतह तक इख्तियारात मुंतकिल करने के बजाय ऑपोजिशन कहती है कि मकामी हुकूमतों से एक्चुअली इख्तियारात वापस लिए जा रहे हैं। दिस समहाउ मेक्स सेंस एज वेल। 18वीं तरमीम के बाद गनी साहब ये तो पैटर्न के भी खिलाफ है उसके, और उसकी रूह के भी खिलाफ है। क्या सोचकर आप लोगों ने ऐसा किया है? हमने जो जल्दबाजी में अमेंडमेंट्स की हैं उसकी बुनियादी वजह इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो डेडलाइन थी कि 1 दिसंबर से पहले हमें डिलिमिटेशन के लिए कवानीन में तरामीम करनी है, वो हमने की। वो बुनियादी तौर पर सिर्फ हल्काबंदी के हवाले से, लेकिन कुछ माइनर सी चीज़ें हैं जो हमने चेंज की हैं, और उस पर भी अगर अपोजिशन असेंबली में उस वक्त मौजूद होती और अमेंडमेंट उन्होंने दी थी हमें, अगर उस पर बैठ के वो बात करते तो शायद हम उस वक्त ही इसको रिजॉल्व कर लेते। उसमें 3 चीज़ें जो मैंने सुनी है जो ये बार बार कहते हैं, उसको मैं आपको बता देता हूँ। एक ये कहते हैं जी जो मेयर का इलेक्शन है या जो चेयरमैन का इलेक्शन है वो सीक्रेट बैलेट के जरिए नहीं होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। हमारे लिए कोई अना का इशू नहीं है, हम उसको ओपन भी कराने को तैयार हैं। उन्होंने दूसरी बात कही कि जी जो मेयर है उसको काउंसिल का रुकन होना चाहिए, वो बाहर से कोई शख्स नहीं होना चाहिए। हालांकि मुस्तफ़ा कमाल के वक्त में या नेमतुल्लाह खान साहब के वक्त में जब ये बने थे, ये काउंसिल के मेंबर नहीं थे, बाहर से उन्होंने कंटेस्ट किया। लेकिन अभी अगर अपोजिशन ये समझती है कि जी काउंसिल का मेंबर होना ज़रूरी है तो हम इसको रिव्यू कर लेंगे, हमारे लिए कोई अना का इशू नहीं है। तीसरी बात उन्होंने कही कि जी हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज जो हमने इनसे ले लिए हैं, जो स्कूल्स ले लिए हैं, वो KMC के पास होने चाहिए। हमारा ये भी कोई इशू नहीं है, हमने सिर्फ इस नीयत से लिए थे कि बड़े हॉस्पिटल्स हैं, KMC के पास वसाइल की कमी होती है, वहाँ पर गोस्ट एम्प्लॉइज़ का इशू है, वो बेहतर तौर पे नहीं चल रहे, तो उन हॉस्पिटल को हम बेहतर तौर पे चला के कराची के शहरियों के लिए एक बेहतर सहूलत फराहम कर सकते हैं। लेकिन अगर अपोजिशन का ये ख्याल है कि ये तमाम इदारे KMC के पास रहने चाहिए, तो इसमें भी हुकूमत सिंध की कोई जिद नहीं है। हम अगर बात करेंगे तो ये तीनों इश्यूज हम रिजॉल्व कर सकते हैं बातचीत के जरिए। बड़ी ज़बरदस्त ये तो सूरत हाल बन गई है। जो एतराज़ हैं आप कह रहे हैं हमें तो कोई मसला ही नहीं है। हाँ, तो अगर मसला नहीं है तो फिर तो बड़ा अच्छा हो जाए, क्योंकि सारे बात ही कर लें। ये हम आपको एक दफ़ा दोबारा रिमाइंड करा दें गनी साहब, क्योंकि अपोजिशन से भी अभी बात हो रही है और अपोजिशन वाले सिर्फ आवाज़ ही नहीं उठा रहे, अदालतों की जानिब भी रुख है उनका, सड़कों पर आने की धमकी भी दी जा रही है, एहतजाज करने का सोच रहे हैं। तो सब फरीकैन से पहले बात कर ली जाती, जो अभी आप बात कर रहे हैं, तो बेहतर ना होता। लेकिन अब भी बात हो जाए तो भी बड़ी अच्छी बात है। पहले ही कर ली जाती, इतना सादा तो नहीं है मामला कि वो आए नहीं और आपने पूछा नहीं, तो पूछ लेते। देखिए, अदालत में जाने का सबको इख्तियार है, वो जा सकते हैं। वो हमारे कानून के ऊपर, हमारी गवर्नेंस के ऊपर, हमारी नीयतों के ऊपर इश्यूज उठा सकते हैं, एतराज़ उठा सकते हैं, उनका हक है। लेकिन एक बुनियादी चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कानून बनाना असम्बली का इख्तियार है
और कोई ऐसी जमात जिसकी असम्बली में अक्सरियत नहीं है वो अपनी मर्जी का कानून कम अज़ कम असम्बली के ऊपर जो है वो थोप नहीं सकते हैं। PTI का अपना मौक़िफ़ हो सकता है, MQM का अपना हो सकता है, जमात इस्लामी का अपना हो सकता है। हम बातचीत के ज़रिए उनकी वो चीज़ें जो असम्बली को काबिल कबूल हों हम उसमें एड ऑन करने को तैयार हैं। लेकिन अगर हर जमात ये चाहेगी कि इसके ऊपर वो पॉइंट स्कोरिंग करे वो करती रहे। लेकिन अब अगर MQM ऐसे इश्यूज़ को उठाएगी जिसके पीछे मंतक कोई ना हो और फिर वो थ्रेट करें, धमकियाँ दें, लिसानी सियासत की बात करें, मुस्तफ़ा कमाल वज़ीरों को अगवा कर लो, उनके बच्चों को अगवा कर लो, उनको गोलियां मार दो, अगर ये बातें करेंगे तो मैं नहीं समझता कि सियासत के अंदर इस किस्म की बातें करने की गुंजाइश है, ज़रूरत होती है। डायलॉग करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं और हम करना चाहते हैं। खासी मायूब बातें हैं अगर इस किस्म की वाकई बातें हो रही हैं। हनी साहब, लास्टली अब नए कवानीन की मुखालफत करने वाले आखिरी हद तक जाएंगे, ये तो तय है। आप लोग कह रहे हैं बैठ के बात कर लें, कोई अना का मसला नहीं है। अगर अदालतों से कानून रद्द हो जाता है या आप समझते हैं तो उसकी क्या ऑप्शन है, या आप समझते हैं कि उसकी नौबत ही नहीं आएगी? असम्बलीज और पार्लियामेंट का जो कानून बनाने का इख्तियार है उसको इस बुनियाद पर रद्द नहीं किया जा सकता कि उसको अपोजिशन की जमातें उसमें चैलेंज कर रही हैं उसको। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आर्टिकल 140A जिसका ये हवाला देते हैं उसमें ये लिखा है कि हर सूबे में एक बल्दियाती निज़ाम होगा जिसके पास पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात होंगे। अब अगर कोई ये कहे कि जी मौजूदा बल्दियाती निज़ाम के पास कोई इख्तियारात नहीं है तो मैं उससे इत्तफाक नहीं करता हूँ। देखिए, हर हुकूमत के पास लामहदूद इख्तियारात नहीं होते, उनकी कोई ना कोई हद होती है। अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कुछ ऐसे मंसूबे करना चाहेगी जो एक हद से ज़्यादा के हैं तो हमें वो फेडरल गवर्नमेंट के पास, एक्नेक के पास, PDA जो CDWP है, जो वफाकी हुकूमत के फोरम है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर हैं, हमें उनके पास जाना पड़ता है और उनसे करवाना पड़ता है, इसलिए कि उनकी लागत एक मुकर्रर मयाद से ज़्यादा होती है। तो किसी भी हुकूमत के पास लामहदूद इख्तियारात नहीं होते हैं। अगर तो ये समझते हैं कि जी लोकल गवर्नमेंट के पास इतने इख्तियारात होने चाहिए कि फेडरल जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो उससे बिल्कुल पूछगिछ न कर सके, वफाकी हुकूमत से पूछगिछ न कर सके, तो इंतहाई माज़ूरात मैं करूँगा ऐसा निज़ाम जो है वो नहीं हो सकता। तो इन्होंने माजी में तो किसी चीज़ को माना ही नहीं है ना, ये तो बिल्कुल कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ करते रहे, धज्जियाँ उड़ाते रहे, अब ये उसके आदी हो गए हैं, भी चाहते हैं कि उसी तरह निज़ाम चलाएं। तो मेरा ख्याल है कि उस तरह थोड़ा नहीं चलेगा। जो मुतालबा करते हैं वो करें, लेकिन डिमांड करें, मुसलत तो नहीं कर सकते हमारे पर अपने मुतालबात। ऑलराइट जी, बहुत शुक्रिया। होपफुली मामला बगैर अदालतों में जाए सेटल हो जाए। जैसे कि गनी साहब कह रहे हैं कि हमें कोई मसला नहीं है, जो एतराज़ात हैं हम उस पर बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं। और इनफैक्ट गनी साहब ने यही कह दिया कि अगर ये चाहते हैं कि ये तमाम चीज़ें चेंज की जाएं तो हम चेंज कर देंगे, कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी ऑप्शंस है और ये अगर ऐसा हो जाए और मिल बैठ के कोई डिसीजंस ले ली जाए तो दैट इन इटसेल्फ विल बी अ प्रेसिडेंट। अच्छा जी, जल्दी से हमने एक चीज़ बतानी है और इसी बहाने हम ये गाना भी ज़रा सुन लेंगे। इनफैक्ट ये OST भी ज़रा सुन लेंगे। जियो एंटरटेनमेंट का ड्रामा खुदा और मोहब्बत 3 और इसका OST दोनों ने 2021 में मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़े हैं। खुदा और मोहब्बत YouTube पर टॉप ट्रेंडिंग वीडियोस में सबसे आगे रहा। खुदा और मोहब्बत का OST भी YouTube पर सब पर बाजी ले गया। और YouTube पाकिस्तान के मुताबिक क्या हुआ है? अच्छा जी, YouTube पाकिस्तान के मुताबिक आपको बताएं 2021 में जियो एंटरटेनमेंट के ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत ने मकबूल तरीन वीडियोस की फहरिस्त में पहली पोजीशन हासिल की है। नंबर्स भी आपको बताते हैं। खुदा और मोहब्बत के ओरिजिनल साउंड ट्रैक ने 5 महीने जैसे कम अरसे में YouTube पर 100 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ जो हैं वो हासिल किए थे, जबकि अब 10 महीने में OST जो है उसके व्यूज़ 1,62,00,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। देख लें ज़रा आप, गाना ही सुन रहे हैं इस बार। अब हम पहले और दूसरे की बहस कर रहे होते हैं। अच्छा जी, पूरी लिस्ट हम क्या बहस कर रहे होते हैं, हम जरा जांच रहे होते हैं कि कौन है पहले। एनवायरमेंट आपको पता है ना, आजकल पूरी लिस्टें आ जाती हैं, तो कौन सा वर्स्ट इस वक्त है लिस्ट के टॉप पे, क्या शहर हो सकता है, हम आपको बता ही रही हैं, सैडली एक्चुअली, यस, बिकॉज ऑफ ऑल द स्मोक सिचुएशन। तो इस वक्त एज वी स्पीक लाहौर टॉप पे है, देन दिल्ली, देन कोलकाता, फिर काबुल, फिर कराची। सो ये कोई इतनी अच्छी लिस्ट नहीं है टू बी अ पार्ट ऑफ, बट और मैं सोच रहा था कि मुझे कराची में महसूस हो रहा है और खासा महसूस हो रहा है आज तो मुझे अजीब सा साइनस और नाक में खुजली और अजीब बेचैनी। लाहौर में क्या हाल हो रहा होगा? अच्छा, जल्दी से आपको बता दें दोबारा
कि लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल जो है वो मुसलसल बेकाबू हो रही है। आलूदा हवाओं ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है और सांस की बीमारियां, जिस तरह अब्दुल्ला आप भी बता रहे हैं, वो भी बढ़ती जा रही हैं। हुकाम ने अब फ़िज़ाई आलूदगी को काबू करने के लिए भी लॉकडाउन के ऑप्शन पर गौर शुरू कर दिया है। और कल लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग से मुतालिक समात में डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर ने अदालत को बताया कि छुट्टी के रोज़ एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो नीचे आ जाता है, यानी बेसिकली बेहतर हो जाता है, जिस पर जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि फिर तैयारी कर ले, अगर सूरत हाल यही रही तो हमें एक हफ्ते के लिए माहौलियाती लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। अब इसी सारी मतलब ये क्या हल है वैसे? अभी इसी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। सेक्रेटरी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पंजाब मुबशर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुबशर साहब, आप लोग भी माशाल्लाह चौथा साल है आप लोगों की हुकूमत को, PTI की हुकूमत को फ़ज़ाई आलूदगी स्मॉग इतनी बढ़ चुकी है, कुछ एनालाइज तो किया होगा, अचानक तो ये नमूदार हुआ नहीं है मामला, हालात इतने ख़राब कैसे हो गए? इसमें एक रीज़न तो ये है कि जो पिछले कुछ अरसे से एक तो मेट्रोलॉजी का हमारा एक मौसमियात, अभी क्लाइमेट चेंज इस तरह हुई कि एयर वैक्यूम जो था, एयर प्रेशर जो था, वो इस एरिए का पिछले 4-5 साल से जो एक वैक्यूम बनता है, उस वैक्यूम की वजह से जो एयर प्रेशर यहाँ पे लो है, और वो जो हवाएं जो मगरब से मशरक़ तक थी, शुमाल मगरबी सरहदी हवाएं, वो अब उस तरह नहीं चलती हैं, वो अब रिवर्स अमल हो गया। एक तो ये मसला हुआ छोटा सा। इसके अलावा दूसरा ये हुआ कि इस वक्त लाहौर में तकरीबन को 65 लाख के करीब जो है वो गाड़ियाँ चल रही हैं, जिनमें से 45 लाख जो है वो 2 स्ट्रोक हैं, जो मोटरसाइकिल और चेंजी वगैरह शामिल हैं। उसमें एक ये रीज़न बन गई। पिछले 5-6 साल से ये हुआ कि जो आपकी स्टबल बर्निंग होती थी हमारी एग्रीकल्चर की, वो पहले हाथ से कटाई होती थी और वो नीचे रह जाती थी, उसमें किसान हल चला लेता था। अब जब से ये हार्वेस्टिंग का आया ये मशीनरी, उसमें तो वो कटाई इतनी ऊपर से होती है कि उसके ऊपर हल नहीं चलाया जाता, और किसान जो है वो उसको अर्ली उसके से जो है उसको नई फसल के लिए वो उसको आग लगा देता है। 10 से 12% जो है वो कंट्रीब्यूशन उसकी आ गई है। व्हीकुलर की कोई 45% कंट्रीब्यूशन है। और कुछ जो है वो शहर इतना फैला आपका कि जो कि बाहर दूर दराज की जो इंडस्ट्री थी पहले दूर थी, वो शहर के अंदर आ गई। चलिए, ये तो आपने सारे रीजंस बता दिए हैं। अब शहर की कुछ बहाली के लिए एक ऑप्शन ये आ रहा है कि एक हफ्ते के लिए सब बंद कर दिया जाए और फिर देखा जाए कि क्या होगा। अभी हफ्तावार 3 दिन की बंदिश तो है ही, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो एक हफ्ते में आपको लगता है कुछ फ़र्क पड़ जाएगा? ऐसी अभी हमारा प्लान कोई नहीं है गवर्नमेंट का कि जिसमें हम इसको बंद करें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है आपका, जिससे हम नॉर्मली मेजर करते हैं, और वो भी इस वक्त सिर्फ एक पैरामीटर है, पार्टिकुलेट मैटर PM2.5, उसके रेलेवेंट जो बनता है पैरेलल, उसको मेजर किया जाके बताया जाता है और ये मैक्सिमम होता है। वो तो अगर तो वो 400 से ज़्यादा कंटिन्यूसली हफ्ता 10 दिन तक वो रहे, तो फिर आप इसके ऊपर सोचते हैं कि हम इसको एक ऐसी को हेल्थ एडवाइजरी जारी करें कि जिसमें स्कूल बंद करें। लेकिन चूंकि ये संडे को, बाकी दिनों में जो है नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ये 250 आ जाता है, ऐसा माहौल नहीं है, इतना ज़्यादा एटमॉस्फेयर में पोल्यूटेंट। शुक्रिया मुबशर साहब, कुछ बहुत शुक्रिया मुबशर हुसैन साहब। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, महंगाई का जिन बोतल से बाहर है और अब तो बहुत दूर चला जा चुका है। इसके वापस बोतल में बंद होने की कोई सूरत हमें नज़र नहीं आ रही है। हाँ जी, और हुकूमत आए रोज़ महंगाई के अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। वैसे नवंबर में तो इंतहाई हो गई, 11.5 पे हमारा इन्फ्लेशन रेट पहुंच गया। अक्टूबर का महीना आवाम के लिए पूरे साल पर भारी था और हम क्यों पीछे रहें। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट में बताया है कि नवंबर में महंगाई 21 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची है। अक्टूबर में महंगाई थी 9.2 और जो नवंबर में 11.5% पे पहुंच गई है। महंगाई से बिल बिलाए आवाम हुकूमत से सवाल करें तो जिम्मेदार जो है वो महंगाई की तमाम ब्लेम गेम आलमी मंडियों, आलमी इन्फ्लेशन और पिछली हुकूमतों पे भी कहीं ना कहीं वो भी इफेक्ट जरूर आता है, उस पे भी डालते हैं। बिल्कुल, लेकिन आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ताज़ा कमी का रिलीफ तो आवाम को नहीं मिला। मतलब ये भी तो फिर हम सवाल कर सकते हैं ना कि वहाँ तो हो गया इजी, तो हमें क्यों नहीं हो रहा। तो हुकूमत ने जी
उल्टा पेट्रोलियम लेवी और सेल्स टैक्स में इजाफा कर दिया, जिसके बायस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कोई कमी नहीं आ सकी। लेकिन अवाम इसे भी गनीमत समझे, क्योंकि वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का ख्याल है कि अगर पेट्रोलियम लेवी मुकम्मल एडजस्ट कर ली जाती तो पेट्रोलियम कीमतें 170 से भी ऊपर होती। हमने पेट्रोलियम प्राइसेस का पूरा असर जो है वो आवाम के ऊपर पास ऑन नहीं होने दिया। हमने कुछ 400 अरब से ज़ायद जो टैक्सेस हैं वो कम वसूल किए, यानी कि हम हुकूमत ने अपनी आमदन के ऊपर जो है वो हिट ली और जो प्राइसेस थी वो पूरी पास ऑन नहीं की। अगर पेट्रोलियम लेवी पूरी लग जाती और अगर 17% सेल टैक्स लग जाता, जो कि आज की तारीख के अंदर जो है वो 1.6% के लगभग है और हमने इसको ज़ीरो भी रखा सेल टैक्स को, तो कीमतें जो है वो 170 रुपये से ऊपर होती। और सर्टनली अभी तो वैसे हमें बरसर इक़्तिदार है, मैं इस जुमले को कंटिन्यू कर रहा हूँ, 4 साल हो गए, लेकिन पिछली हुकूमतें इसकी सर्टनली ज़िम्मेदार हैं और ये आप सुनते ही आए हैं। इसी पे ज़रा बात कर लेते हैं। और वो भी आप सुनते आए हैं ना कि जब ये तो हम क्या सुनते आए हैं, ये तो अब इमरान खान साहब जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं यही कहते थे कि महंगाई जब हो तो समझ लो कि हुक्मरान चोर हैं, लेकिन अब ना समझें क्योंकि अब ये हुक्मरान हैं, इसलिए अब कुछ और समझें। मुज़म्मिल असलम साहब तर्जुमान हैं मुशीर ख़जाना के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मुज़म्मिल साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आई एम श्योर यू वुड हैव योर रीजंस, यू ऑलवेज हैव। जब भी पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की बात हो तो वो ज़रा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सजा कर बैठते हैं, लिटरली ऐसा लगता है ज़ख्मों पे नमक छिड़कने के लिए आ गए हैं कि तरक्की याफ्ता ममालिक में महंगाई बढ़ रही है, रिकॉर्ड टूट रहे हैं, कोरोना है, और एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतअद्दिद वजाहतें दी जाती हैं और उसके बाद हमें तसल्ली देने की कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान में तो अभी भी हालात बेहतर हैं, तो आप लोग शुक्र करें। तो सर, अगर खुदा न खास्ता ना होते हालात बेहतर तो फिर तो हम सब मर जाते। जो खाने पीने की अशिया हैं जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रही हैं उस पर हमने काबू पा लिया है। उसकी वजह से ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि जो देहातों में खाने पीने की महंगाई है पिछले साल से 5.5% उसमें कमी आई है और शहरों में 1.91% कमी आई है। जहाँ पे कीमतें बढ़ी हैं वो तमाम की तमाम वो चीज़ें जो आलमी मार्केट से आ रही है और आलमी महंगाई है। अब आप हमें भी बता दें कि आलमी महंगाई में अगर कोई चीज़ें हैं तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। उसमें सिर्फ हम अपने टैक्स को गिरा सकते हैं, टैक्स के अलावा हम अपने कोई चीज़ नहीं गिरा सकते। टैक्सेस हमने पेट्रोल में करके दिखाया, 100% कीमत बढ़ी थी, हम 40% ले रहे हैं। सेल्स टैक्स उसमें हमने सिफर कर दिया था। पेट्रोलियम लेवी 30 रुपए की जगह हमने पहले 5 रुपये 62 पैसे किया, फिर 9 रुपये 62 पैसे, कल 13 रुपये 62 पैसे किया। तो ये एक हमारी तरफ से बेस्ट एफर्ट है। अब बात यह कि आलमी मार्केट में चीज़ें जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1 हफ्ते से गिरना शुरू हो गई, तो इसके असरात आना शुरू हो जाएंगे। इस पे भी कोई रोशन डाले कि यहाँ तक ये नहज पहुंची क्यों है सूरत हाल इस नहज? मुज़म्मिल साहब, दुनिया में तेल का, चूंकि आप भी एग्जांपल दे रहे हैं, तेल की कीमतें गिरने के बाद एक बड़ा ज़बरदस्त मौका था कि कम से कम पेट्रोल डीजल में ही आवाम को रिलीफ दे दिया जाता। तो आप अभी आइडियाज़ मांग रहे थे ना कि क्या करते थे, दिस वाज वन। लेकिन ऑब्वियसली टैक्स लगाकर ये बहुत ही और मुश्किलात जो हैं वो आवाम के लिए आपने आप खुद ही बता रहे हैं। एग्जैक्टली आपने खुद ही एक्सप्लेन भी कर दिया। तो हुकूमत की तरजीहात पर सवाल उठेगा या नहीं? आवाम तो सवाल करेगी ना कि ये जो भी आप एक्सप्लेनेशन दे दें, इट डजंट मेक सेंस। 1000 अरब रुपए हमें टैक्स की मद में आना था पेट्रोल में, जिसमें हमने जो सेल्स टैक्स पूरा छोड़ दिया और अभी पेट्रोलियम लेवी ले रहे हैं। अगर ये 1000 अरब हमें टैक्स में जो हमने बजट में डाला हुआ है नहीं आएगा तो हम सूबों को कैसे पैसे देंगे, हम तनख्वाहें कैसे देंगे, हम दिफा को पैसे कैसे देंगे, या तो हम फिर और कर्जा लेंगे। तो ये चीज देखें कि जो हमने कितना टैक्स छोड़ दिया है, अभी भी टैक्स नहीं ले रहे। अगर टैक्स लगा देते पूरा तो 187 रुपए का पेट्रोल मिलता। बात यह कि हालत इतनी पतली है कि पैसे हैं ही नहीं ना, इतने बुरे हालात हैं कि वो भी अगर छोड़ देंगे तो लिटरली कुछ भी नहीं बचेगा। अब लास्टली मुज़म्मिल साहब, हुकूमत की जानिब से भी बताया गया कि नवंबर में रिकॉर्ड बरामदात हुई हैं, जो कि सर्टनली खुशाइंद खबर है, लेकिन रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स के बावजूद डॉलर कंट्रोल में नहीं आ रहा। अब इस पर सर्टनली परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप पूछ लें जो भी मनी एक्सचेंज से रिलेटेड कारोबार करने वाले, कहते हैं डॉलर है ही नहीं, डॉलर है कहाँ फिर सर? उसकी वजह यह कि रिकॉर्ड दरामदात भी हुई हैं और बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड ही हो गई हैं। आप हैरान हो जाएंगे फिगर सुनकर। तो वो जो है बहुत परेशान कुन चीज़ है। और वो दरामदात की जो बुनियादी वजह यह है कि आलमी मार्केट में, जैसे मैं अभी आपसे महंगाई की बात कर रहा था,
हर चीज़ की कीमत 100%, 80% बढ़ चुकी हुई है। तो हमारी जो है मिकदार ज़्यादा नहीं हुई दरामद की, हमारी कीमतें इतनी बढ़ गई जिसकी वजह से हमारा दरामदी बिल इतना ज़्यादा बढ़ गया है। और ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो दुनिया में जो कीमतें हैं, ये इसने जो है तकरीबन 20-30 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो ये एक बहुत जिसे कहते हैं कि मुश्किल टाइम है आलमी मईशत के हिसाब से, और पूरी दुनिया में इसकी जो है बाज़गश्त हो रही है, बोला जा रहा है। अभी 6 महीने से हम इस क्राइसिस को बर्दाश्त कर रहे थे। अब आलमी मार्केट में जैसे आपने खुद कहा तेल की कीमतें कुछ गिरना शुरू हो गई हैं। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि ऐसे क्राइसिस में पाकिस्तान का डब्बा गोल नहीं हुआ मईशत का, वरना 2008 में हमने देखा, 2018 में भी देखा, 98 में भी देखा। अभी भी तारीखी रिजर्व्स हैं। जैसे ही मामला ठीक होंगे और अगर हमारी बरामदात ऊपर रहती हैं तो आप देखेंगे उतनी तेजी से ही हम रिकवरी करेंगे जिस तरीके से हम पीछे आए। बहुत शुक्रिया। आपसे डब्बा गोल होना कहते हैं, IMF से हमने घुटने उन्होंने हमारे टिकवा लिए, सऊदी अरब से हमें मदद लेना पड़ी, तो अभी भी डब्बा हमारा गोल नहीं हुआ। तो फिर कौन सा, अगर खुदा न खास्ता डब्बा गोल होता तो फिर क्या होता? अच्छा, और बेसिकली इस सारी बात का मोरल ऑफ द स्टोरी मुज़म्मिल असलम साहब से बात करके ये है कि बस जो भी है उसमें मतलब अपने हालात में खुश रहना सीखें, बिकॉज ये तो ये ऐसे ही है, इसका कुछ नहीं हो सकता। और अगर नहीं रहना सीख रहे तो फारूक हबीब साहब, शहबाज गिल साहब, मुज़म्मिल असलम साहब, इन लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना करें, आपको कुछ तसल्ली होगी। तसल्ली नहीं होगी तो जो भी आप फिर फील करें ये आपके ऊपर। एंड देन देयर आर पीपल जिनको ऐसी चीज़ों से कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि उनका सिंगल फोकस किसी और चीज़ में है। आपको बताएं कि पाकिस्तानी नौजवान खेल के आलमी मैदानों में भी हिस्सा ले रहे हैं और मुसलसल कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं। और ये भी आपको बताना चाहते हैं कि टर्की में होने वाली मैराथन रेस में पाकिस्तानी हैं अमीन मुकाती, उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया। इस्तांबुल मैराथन में दुनिया भर से आए 10,000 एथलीट्स ने हिस्सा लिया था। 42 किलोमीटर लंबी ये रेस होती है। अमीन मुकाती तमाम पाकिस्तानियों में सर फहरिस्त रहे, फर्स्ट नंबर पे आए पाकिस्तानी कंटिंजेंट में, और उन्होंने 2 घंटे यानी 2 आवर्स 59 मिनट्स 55 सेकंड्स में ये रेस खत्म की। कन्नों से बचे 3 घंटे 5 सेकंड से लिटरली बचे। बिल्कुल, स्टिल से कि जी 2 घंटे के अंदर अंदर। बासलाहियत एथलीट हैं अमीन, हमारे मेहमान अमीन, कंग्रेचुलेशंस। हमारे एक दोस्त बाय द वे जुनैद मोहम्मद भी इसमें दौड़े थे, तो हमें उन पे भी बड़ा फ़ख्र है। लेकिन अमीन, आपने तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तानियों में। यू हैव डन दिस मैराथन इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। हाउ इज़ द एक्सपीरियंस? और आप ये प्रोफेशनली करते हैं या आपको बस शौक है? जी, मैं ये प्रोफेशनली करता, पैशनेट हूँ मैं इस चीज़ के लिए। प्रोफेशनली मैं नहीं करता इस चीज़ को। बाकी थैंक यू सो मच। वेल, थैंक यू फॉर बीइंग हेयर, और ख़ास तौर पे क्योंकि ऐसी नई नई चीज़ें, वेल नॉट सो न्यू, लेकिन आप तो मुल्क से बाहर ही चले गए इस मैराथन में हिस्सा लेने, तो हम चाहते हैं ये चीज़ें पाकिस्तान में भी प्रमोट हो। हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर समथिंग लाइक दिस? मतलब दिस इज़ अ लॉन्ग रेस, दुनिया से लोग आए हुए हैं। Is it important that you have to be a first or a second or a third, या फिर इसको कर लेना ही बहुत बड़ी बात होती है? आवाज़ आ रही है अमीन? आई गेस आवाज़ उनको ज़रा ब्रेक हो रही है हमारी। ठीक है, तो हम ज़रा पूछते हैं कि उन्होंने भाई हटाएं इनको, ज़रा आवाज़ सेट करें। चलें, हाँ। हम दोबारा से हालांकि उनको देख सकते हैं, और लेकिन हाँ, अमीन तो हमारे साथ मौजूद हैं। भाई मोहम्मद जुनैद की भी दिखाएं, उनको भी हम अप्रिशिएट करना चाहते हैं, वो हमारे दोस्त भी बहुत भागते हैं। और ये तो डेफिनेटली जब इन्होंने कंप्लीट कर ली होगी तो तब की इन्होंने ज़रा तस्वीर ऐसी है। अच्छा, जुनैद से भी बाय द वे जब हमने पहले बात की थी कि मैराथन का क्या ये पैशन है और ये मतलब ये क्या चीज़ है, तो एक तो आप अपने मुल्क से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद जहाँ जहाँ आप देखते हैं मैराथन्स हो रही हों, दुबई में बड़ी फेमस मैराथन्स होती हैं, ये इस्तांबुल में तो 10,000 लोग ही पहुँच गए। पीपल एक्चुअली स्टार्ट ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड टू पार्टिसिपेट। So Junaid was the one who completed this marathon in 4 घंटे 29 minutes and 59 seconds. So Amin is with us. अमीन, आपसे हम ये पूछ रहे थे कि किस तरह प्रिपेयर करते हैं ऐसी रेस के लिए? इट्स अ लॉन्ग रेस। दूसरा ये कि दुनिया से लोग आए हुए हैं, क्या जीतना ज़रूरी है या फिर बस रेस को कंप्लीट करना ही काफ़ी है? ये एक अचीवमेंट है पूरी लाइफ की कि 1% इन द वर्ल्ड है जो एक फुल मैराथन कर सकता है। तो हमारे साथ तो जो भी आते हैं उनकी एक ये है कि अचीवमेंट है लाइफ टाइम कि उन्होंने एक मैराथन, इंटरनेशनल मैराथन किया हुआ है। लेकिन फॉर मी मुझे था कि यार आई शुड स्कोर बेस्ट इन पाकिस्तान, क्योंकि आई हैव बीन ट्रेनिंग फॉर सिंस लास्ट 3 years 4 years, और इसकी तो जो प्रॉपर ट्रेनिंग होती है वो 6 से 7 महीने पहले शुरू हो जाती है, जिसमें आपकी न्यूट्रिशन बहुत अच्छी होती है, आपकी ट्रेनिंग ऑन पॉइंट होती है, आप हार्ट रेट से लेके एवरीथिंग ऑन पॉइंट लेके चलते हैं।
अच्छा, वंडरफुल। सो ये ट्रेनिंग की तैयारी आप कर रहे थे, इसमें थोड़ा सा हमें बता दें, इसमें साइकिलिंग का भी हिस्सा होता है, इसमें भागने का भी हिस्सा होता है, क्या हाउ डज इट वर्क? अच्छा, 2 इवेंट थे, एक तो ट्रायथलॉन था। अब मैं जिस टीम के साथ गया था उन्होंने ट्रायथलॉन भी किया था और फुल मैराथन भी किया था। मैंने सिर्फ फुल मैराथन किया था। ट्रायथलॉन में साइकिलिंग भी होती है, स्विमिंग भी होती है एंड रनिंग भी होती है। वो तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, वो फिर नेक्स्ट लेवल चीज़ हो जाती है। और जिस पे आप जाने का सोच रहे हैं वैसे? मेरा इंशाल्लाह ट्रायथलॉन का मूड है। ट्रायथलॉन का। अच्छा, तो ये आई मीन वुड इट बी राइट टू से कि बेसिकली ये सारी जो ट्रायथलॉन कर ले, मैराथन कर ले, ये आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, आपकी सेल्फ अचीवमेंट है, बिकॉज अदरवाइज तो इट्स नॉट एज इफ दिस विल क्वालिफाई यू टू गो टू द ओलंपिक्स और एनीथिंग, बट ये आपकी सेल्फ अचीवमेंट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इज दैट राइट? जी, बस ये मेरा शौक़ है जो मैं ये यहाँ पे ट्रेनिंग करता रहता हूँ, अपने लिए करता रहता हूँ। दैन अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे इतना लोकली इतना अच्छा हो गया कि अब फिर सब ने बोला यार दिस टाइम इज़ फॉर क्या आप इंटरनेशनल जाओ, इसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लेके जाओ। तो हम फिर सब ने हम पूरा ग्रुप इंटरनेशनल गए। अच्छा, व्हेन यू से ग्रुप, तो और दुनिया में कहाँ से लोग आए हुए थे? 10,000 अगर लोग थे, और हम आप तो पाकिस्तान में नंबर 1 हैं, लेकिन इफ़ वी लुक अप तो दुनिया में जो नंबर 1 एज इन दुनिया से जो आए हुए लोग थे, इस मैराथन में नंबर 1 आए थे, उससे हमारा कितना डिफरेंस था टाइम वाइज? वो सारे तो प्रोफेशनल एथलीट्स थे ना, मतलब जो बड़े बड़े ब्रांड से स्पॉन्सर्ड हो जाते हैं, जैसे स्पोर्ट्स में नाइकी स्पॉन्सर्ड, एडिडास स्पॉन्सर्ड, तो उनका तो यही है कि उनको फर्स्ट आना ही आना है। बाय प्रोफेशन वो लोग तो रन कर रहे थे। अब वो तो बहुत नेक्स्ट लेवल एथलीट्स थे जिनके केनिया से थे और रशिया से थे, बहुत हर कंट्री से लोग आए हुए थे। अच्छा, पाकिस्तानी जो आप लोगों के साथ गए थे, एक तो हमारे दोस्त हैं जिनको हमने मेंशन कर दिया, लड़कियां भी थी? जी, 2-3 लड़कियां भी थी। And they completed the race as well. Everyone completed the race. Wonderful. Awesome. That's Very great. nice. अभी आगे क्या करना है, क्विकली बता दें। अगली कोई मैराथन है या इंशाल्लाह I have qualified for Boston Marathon। मैं 5 सेकंड से बॉस्टन मैराथन से क्वालिफाई हुआ हूँ। देखा, हम यही 5 सेकंड की बात कर रहे थे। 5 सेकंड बड़े इंपॉर्टेंट थे भाई। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट। 5 सेकंड बहुत बड़े हैं मेरे लिए, क्योंकि अगर मैं 5 सेकंड नहीं मेरा होता तो फिर मुझे नेक्स्ट वापस कोई इंटरनेशनल मैराथन करना पड़ता इस टाइमिंग में, ताकि मैं अंडर 3 आवर्स जाऊं, फिर मैं बॉस्टन के लिए क्वालिफाई करूं। एंड बॉस्टन इज़ इन माई बुक्स। बॉस्टन में इंशाल्लाह ज़रूर करूंगा, क्योंकि आई एम द ओनली वन क्वालिफाइड फॉर बॉस्टन मैराथन, और फिर ये क्वालिफिकेशन हुई है तो वहाँ जाना भी फिर जबरदस्त। अच्छा, आई मीन एक लास्ट चीज, बिकॉज मेनी पीपल आर इंस्पायर्ड बाय जस्ट यू नो वाचिंग यू, दे वुड लाइक टू डू द सेम। इज दिस योर फुल टाइम थिंग या फिर आप कोई और प्रोफेशन भी है आपका? आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है। हाँ, वो हुमा पूछ रही थी कि इज दिस योर फुल टाइम थिंग या फिर आप एथलीट ही हैं बाय प्रोफेशन, या आपका बस शौक ही है? जी सॉरी, मैंने कहा हुमा पूछ रही हैं कि आपका ये शौक ही है या आप एथलीट हैं बाय प्रोफेशन? बाय प्रोफेशन तो नहीं, बट एज अ पैशन आई विल कंटिन्यू दिस। और मैं एज अ शौक के हिसाब से तो अभी तक मैं इसको कंटिन्यू करता रहूँगा, पर लेट्स सी कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई, कुछ हो गया तो आई मे टेक इट टू अ प्रोफेशन। चलें, बॉस्टन में भी आप इस तरह जब एंड में जाएंगे ना तो फिर हम आपको पाकिस्तानी झंडा जब इंसान लेके इंशाल्लाह फिर हम आपको दोबारा इनवाइट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस अमीन मुकाती। और साथ साथ ही मैं फॉर पीपल हु आर वाचिंग, ये होता है आपका एक पैशन, मतलब आप कोई और आपका प्रोफेशन हो, कोई और जॉब हो, कुछ और आप कर रहे हो, लेकिन साथ साथ कोई और चीज़ भी करनी चाहिए। मतलब इंसान को तो ये फीलिंग होनी चाहिए कि यू नो माय प्रोफेशन इज़ नॉट टेकिंग अप ऑल माय टाइम। मैं अपने आप को कुछ और भी करके दिखाना चाहता हूँ, कुछ और भी करना चाहता हूँ। क्या फ़ायदा इससे? जो आपका प्रोफेशन होता है ना, एज एन अगर आप अपना पैशन फॉलो करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। बाज़ लोगों का पैशन ही उनका प्रोफेशन होता है, लेकिन इसके अलावा भी आपकी कुछ हॉबीज़ हो सकती हैं, आपको कुछ अच्छा लग सकता है, तो अगर आप वो परस्यू करते हैं तो आपका जो असल काम होता है, जो आपका ब्रेड एंड बटन होता है, उस पे बड़ी फिनेस आती है, वो बड़ा बेहतर हो जाता है। बिकॉज यू एट द एंड ऑफ द डे यू आर फीलिंग गुड अबाउट योरसेल्फ कि आप जो कर सकते थे आप अपने आप को फुली यूटिलाइज कर रहे हैं, विच इज़ ऑसम। और हर चीज़ किसी एक्युलेट के लिए नहीं की जाती कि जी मुझे गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स या ये फलाना फर्स्ट या प्राइज मनी व्हाटएवर। कुछ चीज़ें सिर्फ अपने लिए होती हैं। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल करते हैं, मैराथन में हिस्सा लेते हैं, पता होता है कि जीतेंगे नहीं, बट दैट इज़ नॉट यू नो एंड रिजल्ट दैट दे वांट। क्रिकेट टाइम।
क्रिकेट टाइम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेलने के लिए ढाका पहुंच गई है और खिलाड़ी आज से ट्रेनिंग का आगाज़ करेंगे। बाय द वे ढाका भी आपको पता है ना, आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में कहीं ना कहीं आ जाता है। खैर, मेज़बान बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान टेस्ट 4 दिसंबर से शुरू होगा, यानी फ्रॉम सैटरडे, और मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की ऑलरेडी बरतरी हासिल है। सो वी आर सर्टेनली लुकिंग फॉरवर्ड कि हमने वीकेंड पे क्या करना है। अच्छा जी, साथ ही नॉट दैट कोई इरादा था। अच्छा जी, चूंकि मैं बहुत ढाका बाय द वे भाई हम ऐसे कह रहे हैं कि शुरू में आ जाता है, आता है, लेकिन आज 22वें नंबर पे है। सो इट्स प्रीटी गुड, यस, नॉट बैड फॉर आवर क्रिकेटर्स हु आर देयर। लेकिन हमारा हाल ज़रा बुरा है, बल्कि मैं अगर ब्रेक में आपको सुना सकती तो मैंने लगातार एट स्ट्रेच, मेरा रिकॉर्ड है, मैंने 7 छींकें मारी थी साथ। और मैं वहाँ उठ के कोने पे खड़ा हुआ। नहीं, वो तो मेरी छींकों से उड़ के उतर चले गए थे आप। कराची के जी मौसम का हाल आपको बता दें, ये मुझे हो क्यों रहा है। कराची के मौसम में ज़रा सी तब्दीली ने मुख्तलिफ बीमारियां जो है माशाल्लाह उनके दरवाजे खोल दिए हैं। और आपको बताएं कि ये हवाएं कहाँ से आ रही हैं? साइबेरिया। नहीं, ये कोयटे की हैं। साइबेरिया से दिसंबर में हवाएं पहुंची। हर साल दिसंबर में हमारी ये लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? ये कोयटे की हैं। मौसम कई दिनों से खुश्क है, बारिशें नहीं, बारिश हो जाए ना तो भाई बच्चे सारे, मेरे सारे बच्चे बीमार हैं और मेरे जानने वालों को भी बच्चे बीमार हैं। मैं भी किसी का बच्चा ही हूँ और आप भी बीमार हैं। और मैं स्कूल जाता हूँ अपने लड़के के, तो वहाँ पे भी बच्चे मुझे बीमारी नजर आ रहे हैं। सो हुसैन हैजंट बीन टू स्कूल सिंस 4 डेज। आपको पता है हालात देखें, कौन बच्चा जाएगा स्कूल में? कंजेशन सीनों में नेबुलाइज चल रहे हैं, बस यही चल रहा है। सांस के मसाइल, मतलब ये जो चीज़ें हैं ना, ये वाले इशूज़ जो हैं, इनकी शिकायत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और सेहत की देखभाल बड़ी ज़रूरी है। एक दफ़ा आपको याद दिला दें दोबारा, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और बाय द वे शादियों का भी ये सीज़न है, साथ ये भी बता दें, तो उसमें ज़रा ज़्यादा एक्सपोजर होता है और ज़्यादा बीमारियां भी हो जाती हैं। ठंडी बोतलें भी ना पिए हॉके में। नहीं मतलब मिल रही हैं तो मतलब पी लें खाने के साथ 1-2। अच्छा, कौन दोस्त होते हैं हमारे जो खाने से पहले बोतल पे छापा मारते हैं या खाने के साथ ही मारते हैं, बाद में खत्म हो जाती होंगी ना, उन्हें डर होता होगा। नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू वॉश इट डाउन। अच्छा, बाज़ लोग, वैसे हम बिल्कुल ही शादी के खाने पे नहीं करते, हमारे इंतजार में हैं, कंसल्टेंट हैं। मैं बताना चाह रहा था, सॉरी, कि बाज़ लोग खाने से पहले मीठा भी निकाल लेते हैं, उन्हें खदशा होता है कि मीठा खत्म हो जाएगा। ये तो ये है, मतलब बोतल वाला बेट मैं ले लूंगी। सॉरी फारूक साहब, फारूक हमीद साहब, डॉक्टर फारूक हमीद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सॉरी सर, दिस इज नॉट व्हाट वी वर सपोज्ड टू टॉक अबाउट विद यू, बट कराची के मौसम की हम बात करेंगे। काफ़ी खुश्क चल रहा है। मैंने तो वो ह्यूमिडिफायर भी कुछ बनाने की लोकल कोशिश की, क्योंकि इतनी ज़्यादा खुश्की हो रही थी। खांसी है, सांस के मसाइल हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। ये सब कुछ होता ही है जनरली इस दफ़ा, हर दफ़ा इस मौसम में, लेकिन या फिर इस दफ़ा कुछ ज़्यादा हो रहा है। जब भी सर्दी आती है और मौसम ड्राई होना शुरू होता है तो नज़ला ज़ुकाम, खांसी वगैरह हो जाते हैं। लेकिन जिस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए वो ये नहीं कि आपको खांसी है या जिसको आप नज़ला समझ रहे हैं वो है क्या, क्योंकि आजकल ज़माना है फ़्लू का, तो यकीनन आपको ख्याल रखना चाहिए कि आपने फ़्लू की वैक्सीन लगाई हुई है। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जैसे सब जानते हैं कि कोविड आजकल फैला हुआ है, उसके सिम्टम्स भी कोल्ड से मिलते जुलते, फ़्लू से मिलते जुलते हो सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ये ख्याल रखें कि आप हर तरह की एहतियात करें कोविड के लिए। आमतौर पे लोग ये जानते हैं कि बीमारियां 2 तरह की होती हैं, एक वबाई जैसे कि कोविड फैला हुआ है, और एक मुकामी जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी बीमारियां होती हैं। सर्दी के ज़माने में खुश्क स्किन हो जाती है और कॉफ, खांसी और फ्लू के सिम्टम, नाक बहना और आंखों में ख़ारिश होना, एलर्जीज़ इस ज़माने में डिफरेंट तरह की हो जाती हैं। तो वो सिम्टम नॉर्मल नहीं कह सकते, लेकिन आदि सिम्टम्स हैं इस ज़माने के मौसम के हिसाब से। उन चीज़ों से बचने के लिए कुछ इक़दाम आप कर सकते हैं जो आपको सेहतमंद रख सकते हैं। डॉक्टर फ़ारूक हामिद, इसी बारे में तो आपको हमने इनवाइट किया क्योंकि ये सारी चीज़ें जो आपने आइडेंटिफाई किया ना, ये इस वक्त मुझे और भी बहुत से लोगों को हुई है। सो वी वुड लाइक यू टू टेल अस कि अब ठीक रहने के लिए हमें एहतियात क्या करना है, एग्जैक्टली व्हाट शुड वी बी डूइंग, विटामिन सी वगैरह, ये कुछ चीज़ें तो हमें ऑब्वियसली पता ही हैं, लेकिन आप सजेस्ट करें। पहले अपनी सेहत का ख्याल रखना, इसका मतलब है कि आप जो है अपनी सफाई रखें, जैसे कि वक्त पे नहाना, कपड़ों की सफाई रखना, अपने माहौल, अपने आसपास की चीज़ों की सफाई रखना, और
आजकल के मौसम को लेकर, फ्लू को और कोविड को लेकर मास्क पहनना ये बहुत ज़रूरी है, अपनी हिफाजत के लिए भी और आसपास के लोगों की हिफाजत के लिए भी। इसके साथ दूसरा चीज़ जो होती है वो होती है आप किस किस्म की ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी खुराक लें जिसमें आपको जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फ़ैट्स के अलावा वाइटामिन्स और मिनरल्स भी मिलते रहें। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी खुराक में वेजिटेबल्स यानी कि सब्ज़ियों और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, और एनिमल्स से आने वाली खुराक यानी कि चीज़ें जैसे कि बटर और मीट और जो खुराक एनिमल से बनती है, जानवरों से बनती है, उसका इस्तेमाल कम से कम करें। नेचुरल या ऐसी खुराक खाएं जो कुदरत में मौजूद है, जैसे कि सब्ज़ियाँ और दालें और चने से रिलेटेड खुराक हैं। उसके अलावा विटामिन में आप विटामिन सी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आप विटामिन सी ले रहे हैं तो 1 ग्राम, उसकी रिकमेंडेशन है कि 1 ग्राम रोज़ाना लें, और पानी इस्तेमाल करें। पानी जो है आपको 8 औंस के 8 ग्लासेस रोज़ाना पीना जो है वो मशवरा दिया जाता है, ताकि आप फुली हाइड्रेटेड रहें, और जितनी कवी आपकी बॉडी होगी उतनी ही आराम से आप जो है। तकरीबात भी हो रही हैं, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ खाना ही पड़ता है, हम तो खाने के लिए तो कुछ खाना ही पड़ता है, तो ऐसे है कि जैसे किसी ने कोई बंदूक रखी हुई है कि खाओ। हाँ, वो भी होता है टाइम, वो बंदा खा लेता है, तो क्या एहतियात करनी चाहिए? आपने कुछ खुराक की एहतियात बताई, अगर हम कुछ खा लें तो उसके बाद ग्रीन टी पी लें तो उससे काम बन जाएगा? हमने संडे को जाना है किसी की शादी पे, इसलिए पूछ रहे हैं। शादियों के खाने के साथ एक और मज़ीद ख़राबी ये है कि वो बहुत ज़्यादा मुरग़्ग़न होता है, उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, उसमें बहुत ज़्यादा चीनी होती है, ये जो चीज़ें सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं। इसके अलावा साथ में ये भी होता है क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा आमतौर पे मज़ेदार होता है और साथ में अहबाब होते हैं, तो लोग ज़रूरत से ज़्यादा खाते भी हैं, तो दोनों चीज़ें नुकसानदेह हैं। आपको हमेशा अपने डाइट के पोर्शन का ख्याल रखना चाहिए कि आपने कितना खाना निकाला है। प्लेट पे नज़र रखें कि आपको ज़रूरत से जितना आपको खाना चाहिए उससे ज़्यादा तो नहीं खा रहे, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात यह है ज़रूरी कि आप ये ख्याल रखें कि जितना खाना जो आप निकाल रहे हैं उसमें शक्कर की और ऑयल की मकदार कितनी है। तार निकाल के ऊपर से खाने के बजाय आप जो है वो कोशिश करें कि लिमिटेड कम मिक़दार में आप जो है अगर सब्ज़ियाँ या सैलड वगैरह मौजूद हैं तो कोशिश करें कि वो ज़्यादा खाएँ। ग्रीन टी को इन सब चीज़ों का सलूशन तो नहीं है, लेकिन अगर बाद में 1 कप ग्रीन टी पी लें तो कोई हर्ज नहीं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक आमिर साहब, ये तो सारी इंस्ट्रक्शंस आपके अब्दुल्ला भाई की नहीं मेरे लिए क्यों आपके लिए। डॉक्टर फ़ारूक आमिर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। तो लिहाजा सीरियस होने की तार निकाल के तो नहीं खा रहे हैं, अब हम खाते हैं कुछ लोग वैसे बाज़ों का निहारी के ऊपर अगर तड़का ना हो या उसकी तार ना हो या पाए वगैरह। तार क्या होता है? तड़का ऊपर जो ऑयल आया होता है, रोगन बेसिकली। But that is what really makes the dish. सब्जी भी उसमें अगर हल्का सा रोगन हो तो भाई बहुत जबरदस्त लगती है। अभी डॉक्टर साहब वापस आ जाएंगे हमें सुनाने के लिए, सब्जी को तो रहने दो। सब्जी बात सुने, आपने डाइवर्ट कर दिया टेंशन मौसमी बीमारियों से खाने के ऊपर। एक टॉपिक जिसमें हम बड़े दिन से बात करना चाहते हैं, ख़वातीन पर तशद्दुद के खिलाफ आलमी मुहिम चल रही है। घरेलू तशद्दुद समेत ख़वातीन के दीगर मसाइल से आगाही के लिए दुनिया भर में सेमिनार्स हैं, तकरीबात हैं, सबका अहतमाम होता है। और 25 नवंबर से शुरू होने वाली ये 16 रोज़ा मुहिम 10 दिसंबर को इंसानी हकूक़ के आलमी दिन तक जारी रहेगी। और आपको बताएं कि पाकिस्तान के लिए भी ख़वातीन के इन मसाइल पर तवज्जो देने का ये बहुत बड़ा अहम वक्त है। ख़वातीन की तालीम और सियासी और माशी अमूर में ख़वातीन की शमूलियत के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान दुनिया के पहले 50 ममालिक में भी शामिल नहीं, लेकिन ख़वातीन के लिए गैर महफूज ममालिक में पाकिस्तान दुनिया के टॉप 10 ममालिक में शामिल है। एंड दिस इज़ समथिंग दैट रियली नीड्स टू चेंज। पिछले कुछ अरसे में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी में ज़रा तेज़ी देखने में आई है, लेकिन हम देख रहे हैं कि घरों से लेकर जेलों और अदालतों तक भी ख़वातीन पर तशद्दुद का सिलसिला जो है अब भी जारी है। हुकूमत के लिए बड़ा ज़रूरी है कि अब सिर्फ तसल्लियाँ नहीं, कुछ अमली इक़दामात पर भी तवज्जो दें। इसी पर हम बात भी करेंगे। हमें ज्वाइन किया नीलोफर बख्तियार साहिबा ने, जो कि चेयरपर्सन ऑन नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ विमेन हैं। नीलोफर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। बताइएगा, ख़वातीन पर तशद्दुद के ख़िलाफ़ बहुत सी चीज़ें हैं और अगर बात की जाए पाकिस्तान ने भी बड़े इश्यूज़ को उठाया है, बहुत लॉज क्रिएट करने की कोशिश भी हो रही है। आपसे पूछना चाहते हैं कि बुनियादी तौर पर मकसद क्या है इन 12 दिनों का, इस एक्टिविज़म का, उसके हवाले से कुछ बात कीजिए। देखिए, ये 16 डेज़
की जो मुहिम है ये पूरी दुनिया में आज चलाई जा रही है। 1960 में मिरेबल सिस्टर्स थी 3 बहनें जिनका बड़ा दर्दनाक किस्म का कत्ल किया गया और रातों रात उनको पहाड़ की चोटी में दफन कर दिया गया। उसके बाद दुनिया में तशवीश हुई। डोमिनिकन रिपब्लिक की ये कहानी थी, लेकिन ये पूरी दुनिया में फैल गई और फिर इस कहानी को आखिर में जाके अक़वाम मुत्तहिदा ने 1999 में रिकग्नाइज़ किया और फिर ये जो 25 तारीख़ है नवंबर की, इसको ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद को रोकथाम के लिए आलमी दिन मुकर्रर कर दिया गया। ये 16 दिन पे मुहित है और ये साइकिल जाके कल्मिनेट होती है 10 दिसंबर पे, जो कि ह्यूमन राइट्स का आलमी दिन है। तो हम बेसिकली ये डिमांड करते हैं कि ख़वातीन के हकूक़ को इंसानी हकूक़ समझा जाए और हमें भी इंसानों की फ़हरिस्त में शामिल किया जाए। नीलूफ़र साहबा, पाकिस्तान में ख़वातीन पर तशद्दुद वाला मामला नया भी नहीं है, किसी से ढका छुपा भी नहीं है। वैसे तो हम इसको ढांपने और छुपाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ये सिलसिला न जाने कब से जारी है और इसमें आज सच कोई कमी भी देखने में नहीं आ रही है और इसका ताल्लुक़ किसी पर्टिकुलर सोशो इकनॉमिक क्लास से भी नहीं है, हर जगह ही है। क्या इसकी वजूहात, अगर कोई स्टडीज़ हुई हैं हमारे यहाँ, कुछ रिसर्चेज हुई हैं, क्या समझ आया है इस बारे में हमें? देखिए, ये एक आलमी मर्ज़ है, ये दुनिया का सबसे बेईमाना जुर्म है जो फैलता गया, इसकी रोकथाम नहीं हो सकी और हालत ये है कि आज पूरी दुनिया की फ़िगर्स ये हैं कि हर 3 औरत में से कम एक औरत तशद्दुद का शिकार ज़रूर होती है अपने लाइफ साइकिल में। पाकिस्तान में हर 5 औरत में से 1 औरत अपनी ज़िंदगी में जिस्मानी या ज़हनी तशद्दुद का शिकार ज़रूर होती है। पाकिस्तान जो है इस वक्त 27 मिलियन की पॉपुलेशन है। वी आर द 5th मोस्ट पॉपुलस नेशन इन द वर्ल्ड। सो हमारी आबादी के एतबार से हमारी मुश्किलात बहुत शदीद हैं। इकनॉमिक स्ट्रक्चर देखते हुए, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखते हुए हमारी प्रॉब्लम्स एग्रीवेट हो जाती हैं, लेकिन हम इसकी रोकथाम के लिए हमारा कमीशन, नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, सिविल सोसाइटी और हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त पुरजोश हैं और हम इरादा करके बैठे हैं कि ये जो तशद्दुद की लहर पूरे मुल्क में दौड़ निकली है, इसको हमने ख़त्म करना है। नीलूफ़र साहिबा, अब आप ख़ुद एक बड़ी ज़िम्मेदार पोजीशन पर हैं, हुकूमत के साथ मौसर कानून साजी कर सकती हैं, लेकिन कवानीन पर अमल दरामद जो है उस पर यकीनी बनाना बहुत बड़ा अहम एक चैलेंज बन जाता है। तो इसके लिए हमें बतौर माशरा क्या करना चाहिए, क्या सजेस्ट करेंगे? एक, हमने पूरे पाकिस्तान में वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की प्रिवेंशन के लिए कमेटी बना दी है। हमने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब को दरख्वास्त की है कि वो इस कैंपेन की पेट्रोनेज ले लें। हमने एक नेशनल जेंडर डेटा पोर्टल बनाया है। हम मीडिया की फेलोशिप्स कर रहे हैं इस वक्त, ताकि मीडिया हमें सपोर्ट भी करे, उस इशू पे सेंसिटाइज भी हो जाए। हम पार्लियामेंटेरियन से मिल रहे हैं, हम विमेन कॉकसेस के साथ शिराकत कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर, गवर्नर से लेके ग्रास रूट पे जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ मिल के हम काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जब ये ब्रिज कायम हो जाएगा सिविल सोसाइटी और हुकूमत के दरमियान, तो इन चीज़ों में कमी आएगी। हम एडवोकेसी करना चाहते हैं। जो कवानीन बन गए हैं पाकिस्तान के पास इस वक्त प्रो विमेन लेजिस्लेशंस में, अगर आप देखें तो ज़बरदस्त कवानीन बन चुके हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं है। अगर अमल दरामद नहीं होगा तो इन कवानीन का कोई फ़ायदा नहीं है हमारे पास। इसलिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इन कवानीन को हम आगे लेके बढ़ें, लोगों तक पहुँचाएँ। इस वक्त हमने 78 एनिमेटेड फिल्म्स बनाई हैं जो वरासत से लेके तशद्दुद तक के कवानीन के ऊपर मुहित हैं। इनको हमने पाकिस्तान की तमाम रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया है। हम चाहते हैं कि गली गली, घर घर वो एनिमेटेड वीडियोस पहुँचें जिनको आसान तरीके से कवानीन में समझाया जाएगा। इसके अलावा हम पुलिस ट्रेनिंग्स, हम कोशिश कर रहे हैं कि आला जुडिशरी में औरतें आ जाएँ। ज़बरदस्त आइडियाज़ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया नीलूफ़र बख्तियार, चेयरपर्सन नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन। और ये वीडियोस वाली जो बात की है, बात ये है कि इस तरह तो आगे ही कि बहुत सी और भी मुहिम चल रहे होते हैं, बस समझने वाले समझ जाएं इस चीज़ को एंड ट्राई टू चेंज देमसेल्व्स फॉर द बेटर, तो फिर बात हो।
अच्छा जी, व्हाट इज नेक्स्ट? अच्छा जी, एक हैप्पी बर्थडे क्विकली। पाकिस्तान के ज़बरदस्त ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक की आज है 42nd बर्थडे, सो वी वुड लाइक टू विश हिम अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। एक्चुअली इरफान इसाक, उनकी भी सालगिरह, तो उन्हें भी हैप्पी बर्थडे टू यू इरफान एज वेल। और जो हमें देख रहे हैं सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे टुडे और टुमारो, हैप्पी बर्थडे, और यस्टरडे। अच्छा जी, एक दफ़ा फिर जाने से पहले, और टाइम कम रह गया, लेकिन कोविड से बचना है, बिकॉज आपको पता है कि दुनिया में दोबारा से कुछ जगहों पे लॉकडाउन लग रहे हैं। सऊदी अरेबिया में पहला केस रिपोर्ट हुआ है, पहला केस। पाकिस्तान में 377 नंबर हैं गुज़श्ता 24 घंटों में जो रिपोर्ट हुए हैं, 8 अफराद की जान गई है। दुबई में भी बाय द वे बताया जा रहा है कि एक केस ओमिक्रॉन का रिपोर्ट हुआ है। एवरीबॉडी प्लीज स्टे सेफ, और वापसी पे ट्रैवल कर रहे हैं तो बी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, बी आर रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी। अच्छा जी, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शाहीन शाह अफरीदी भी टॉप 5 में आ गए हैं, तो जल्दी से ये भी बता देना। आपको पता है बहुत सी चीजें रह जाती हैं। वी हैव सो मच टू शेयर विद यू। देयर यू गो। देखिए, दिखाना पड़ते हैं ना, ये तो हमारी बड़ी एक्युलेट है इनके लिए और पाकिस्तान के लिए भी। Congratulations Shaheen and to his family as well. बाकी अब हम कल बातें करेंगे।